अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हम दोनों का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पोर्ट्स एनालाइज और मेरे साथ है रेहान, मेरा नाम है हुनैन। और आज कुछ बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको बताएंगे। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा आज की एक अपडेट की। आज नहीं, बेसिकली एक कल हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बार फिर मुझे याद आया, वो जब न्यूज़ चल रही थी तो आपने कल ही कहा था, कल ही मैंने बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। परसों की बात जी, परसों की बात है। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं और अभी जो उनको नी में इंजरी हुई थी वहीं उनको दोबारा पेन हुआ है। तो उन्होंने MRI करवाया, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है उनकी, मगर अभी तक कुछ कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से उनका क्रिकेटिंग कैरियर जो है ना ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हिसाब से तो ख़त्म हो गया। बाकी लीग्स में अगर वो खेल जाएं, वो परफॉर्म कर लें, वो एक अलग बात है। और आपको पता है वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं जी, तो इस टुल्ले पे और खेल लेते हैं। वो थोड़ी बहुत क्रिकेट उनको अच्छी मिल जाती है, ना खेलते हुए भी, ट्रेनिंग सेशन ना अटेंड करते हुए भी वो टीम में खेल लेते हैं ऐसे ही। तो लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपको इनकी रिप्लेसमेंट क्या नज़र आती है? रिप्लेसमेंट आपके पास बहुत सारे बॉलर हैं डोमेस्टिक में, आपके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं, आप किसी को भी ला सकते हैं। आपके पास नसीम शाह अच्छी चॉइस है। नहीं, मैं लेफ्ट आर्म की बात। लेफ्ट आर्म में तो आपके पास अभी आकिब जावेद बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है रिजवान की टीम में। सही, आप इन स्विंग आउट स्विंग दोनों आप उसका देख सकते हैं, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है आकिब जावेद। आकिब जावेद आपके पास ये आया है तकरीबन कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो बाबर आजम के टाइम में ये टीम में भी नहीं भटक सका, ठीक है। जांदाद खान जो आए हैं ये वजीरिस्तान से आए और इनके पास ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बैटिंग में भी बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं भैया। ये 30-40 रन खड़े हो गए हैं ना, ये 30-40 रन आपके 8-9 बॉलों पे करके चले जाएंगे 172-170 के स्ट्राइक रेट से। आपके अभी इस वक्त इफ्तिखार अहमद और कौन सा अभी हिटर आपके पास कौन खेल रहा है, आजम खान। इन दोनों हिटर्स से आपके बहुत अच्छे हैं जांदाद खान, आकिब जावेद। अगर बॉलिंग में आप लेफ्ट आर्म, आपके पास चॉइसेस तो हैं, ये आप लेकर आएंगे, ग्रूम करेंगे इनको तब मज़ेदारी है, वरना तो फिर तो अगर नहीं लाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं है, लाएंगे तो सब कुछ है। अच्छा, अभी एक आपने नाम लिया तो फ़ौरन मेरे रिमाइंड किया मुझे, आज़म खान का आपने नाम लिया। वो कहाँ है लीग में? यार आज़म खान का आपको पता है CPI खेल रहा है उस वक्त। क्यों? अपने मुल्क की? मैं आपको बताऊँ, आज़म खान CPI खेल रहे हैं। आज़म खान की CPI के 8 मैचेस के अंदर जी उन्होंने 4 रन भी नहीं बनाए अभी तक। 8 मैचेस में 4 रन भी नहीं बनाए। पिछली परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो खेलता है, हो सकता है अगली CPL के अंदर आपको नज़र भी नहीं आए वो आदम। सही, वो बड़े डाउनफॉल के अंदर चल रहे हैं। असल में उनका जो वेट उन्होंने कम किया था ना, कम करने के बाद जब उनका दोबारा वेट इंक्रीज होना शुरू हुआ ना, तो इतना वेट उनका बढ़ गया कि अभी दोबारा आप देखो वो एक्सेल साइज़ की, ओवर एक्सेल साइज़ की टी-शर्ट पहन के आ रहे हैं। तो मोइन खान का बेटा है, उसके अटैक के ऊपर वो खेल रहा है आज़म खान। अब लाजमी सी बात है जब उसकी फिटनेस नहीं होगी कोई भी नहीं लेगा उसको। इसी तरह से अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं CPL में, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मोहम्मद आमिर जैसा हमारे पास बॉलर आज तक हिस्ट्री में आया ही नहीं है। वसीम अकरम बोलता है ये मेरे से बेहतर बॉलर था। इमरान खान बोलता है यार मैंने इतना अच्छा बॉलर आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर। विराट कोहली जिसकी तारीफ करे कि यार मुझे अगर किसी से डर लगता है ना तो वो मोहम्मद आमिर है कि यार एक फाइनल के अंदर 2 दफ़ा एज निकलना उसकी बॉल के ऊपर, चलो एक तुक्का हो सकता है, दूसरा तो तुक्का नहीं होगा। नहीं होता है, वो प्रॉपर बॉलिंग होती है, उसको पता है कि मैंने आउट स्विंग कहाँ करनी है, इन स्विंग कहाँ करनी है, कौन से बैट्समैन के क्या दिमाग में चल रहा है, उसी हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। और यही बात हुई कि अगर आपने मेरे ख्याल में कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने बताया था कि एटीट्यूड का मसला है, एटीट्यूड हमारे कुछ बॉलर्स का एटीट्यूड का मसला है रेहान भाई। ये जब तक एटीट्यूड हमारा ख़त्म नहीं होगा ना हमारे बॉलर्स के अंदर, कभी भी आप देखें ना, अभी भी बुमराह कितनी अच्छी, ऐसे ही क्या एटीट्यूड है, कोई एटीट्यूड नहीं, 0 एटीट्यूड है। विकेट लेने के बाद वो सेलिब्रेशन भी नहीं करता ज़्यादातर। ऐसे ही है ना हमारे वाले तो ये। और वारिस रऊफ का आप जो है ना स्टाइल देख लें, उसका एटीट्यूड देख लें, कैमरे को हटाएगा, फैन से अमेरिका में जाके लड़ रहा है, मतलब उसका एग्रेशन है। चलो तो एग्रेशन के बाद परफॉर्मेंस दे दो भैया, ऐसा परफॉर्मेंस आपकी 0 है। इंटरनेशनल में आप ओवर के अंदर 26-26, 30-30 रन देना आपके लिए कोई मसला नहीं है। 140-150 स्पीड करना मायने नहीं रखता, वेरिएशन वैरायटी करना मायने रखते हैं। और यही टीम थी, हमने साउथ अफ्रीका को चेस करवा दिया, बिल्कुल हमने इंडिया को चेस करवा दिया। और आपको याद है कि यही 90s के 2 बॉलर्स हमारे पास होते थे जो 50 रन भी नहीं करने देते थे यही अगली टीमों को। यही तो बात है, उस वक्त वेरिएशन थी, उस वक्त ये लोग स्पीड स्टार नहीं बने हुए थे,
स्पीड स्टार एक ही होता था, कौन था? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। उसके अलावा कोई स्पीड स्टार नहीं था। मोहम्मद आसिफ जो नचाता था बॉलों से, वो 130 प्लस 130 प्लस 130 128 नहीं के यही करता था। जुनैद खान नचाता था, कितनी स्पीड थी? 135 130। ठीक है, ये मोहम्मद इरफान लंबा आया आपके पास, स्पीड नहीं थी, बाउंस थी उसके Bounce बाद। था उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद आमिर ने थोड़ा पेस लाया, आमिर ने पेस अभी तक आमिर 140 तक करता है, बिल्कुल। ठीक है। अब और आपके पास कौन सा बॉलर आया था जो अच्छा बॉलर जो आया था आपके पास अभी बीच में? उमर गुल को आप देखो, उस जैसे यॉर्कर आज तक उस जैसे डेथ ओवर कोई नहीं कर यार। मैं बोल रहा हूँ अगर वो उसको नी की और ये क्या कहते हैं टखने की अगर उसको इंजरी नहीं होती ना तो उसका कैरियर बड़ा लंबा चलना। अब्दुल रज़ाक का नाम भूल गए आप। अब्दुल रज़ाक जैसा रिवर्स स्विंग बॉलर हमारे पास अभी तक नहीं। सचिन तेंदुलकर ने कहा मुझे अगर किसी बॉलर ने परेशान किया तो वो अब्दुल रज़ाक। मजे की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा आउट करने वाला जो प्लेयर है ना वो अब्दुल रज़ाक है। शोएब अख्तर के बाद अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक सबसे ज्यादा उसने आउट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिनका पेस नहीं है। अगर आप मैगरा की बात करें, अगर मैं क्या बोलूँ, अजहर महमूद भी बहुत मतलब ऐसा बॉलर नहीं था कि पेस था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, की बात करें आप, एक बात बताऊँ, शाहीन शाह और हारिस रऊफ इन्होंने हमेशा बॉलर्स और टैलेंटर्स को आउट किया है। हमेशा टैलेंटर्स को आउट करते आए। ये 4 आउट कर लिए, 5 आउट कर लिए, ये टैलेंटर्स को आउट करते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये भी तो है ना कि 1-2 ओवर आपने इसके झेल लिए तो फिर आप कुछ भी करिए ऐसे ही। बस वो शुरू के ओवर्स के लिए जो है ना नया बॉल के लिए माने जाते थे। अब यार नए बॉलर के लिए जो है मतलब बार बार बॉलर चेंज नहीं कर सकते आप, एक स्टाइल करवा दो आप, या तो इतना लंबा उसको, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस है डेथ ओवर में वो चलता ही नहीं है। वो ओखी टीम के खिलाफ जो है ना उसकी डेथ ओवर में परफॉर्मेंस ही नहीं। जिम्बाब्वे तक उसको डेथ ओवर में मारता है, क्यों मारता है? उसको अभी तक उसका स्किल लेवल हाई नहीं हुआ है। वो उसी पैटर्न पे खेल रहा है जिस पैटर्न पे आया है कि मैं शुरू के 2 ओवर में 2 विकेटें निकाल दूंगा। ओ भाई तूने 2 विकेटें निकाल दी, उसके बाद भी तो 8 प्लेयर बचे हुए हैं, वो क्या करेंगे? वन साइडेड मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन लोगों की कहीं पे भी नहीं है, और फास्ट तौर पे हमारे फास्ट बॉलर्स कहीं पे भी नहीं है। एक सिर्फ नसीम शाह हमारे पास ऐसा बॉलर आया है जो दोनों तरह की स्विंग जानता है, आउट स्विंग भी जानता है, इन स्विंग भी जानता है। वो बेहतर बैट्समैन को रीड करके और उसी हिसाब से बॉल को चलाता है। सही रन भी इसी वजह कम पाता है, विकेटें भी लेता है। नसीम शाह बहुत अच्छा इस वक्त जो है ना हमारे पास अगर कोई अच्छा बॉलर है वो नसीम शाह की सूरत में। और जो दूसरे बॉलर थे, धानी था, मोहम्मद हसनैन था, इनको ये लाया ही नहीं बाबर आजम आगे। अगर इनको आगे लाता तो लाजमी सी बात है। खुर्रम शहजाद को नहीं लाया, खुर्रम शहजाद आया। अच्छा, खुर्रम शहजाद ये लीग भी नहीं खेल रहे, ये वनडे कप नहीं खेल रहे। खुर्रम शहजाद इंजर्ड होंगे तो इस वजह से नहीं खेल रहे। मेरे ख्याल से इंजर्ड है खुर्रम शहजाद, क्योंकि टेस्ट में जो है ना इंजर्ड हो गए थे वो। उनका भी मैकेनिकल जो है ना, वो जुनैद खान ने एक मैच में कहा था ना कि फर्स्ट उसकी जब इसने डेब्यू किया था तो जुनैद खान ने बोला था कि भाई इसका मैकेनिकल जो है ना वो अच्छा नहीं है, ये इंजर्ड हो जाएगा। तो यकीन नहीं करोगे आप, अगले उसी मैच के अंदर अगले सेकंड टेस्ट के अंदर ये इंजर्ड हो गया था। यानी ये होती है यार बॉलर की, बड़े बॉलर की स्ट्रेंथ कि वो सामने वाले को समझ जाए सही कि वो किस तरीके से भाग रहा है, किस टेक्निक से भाग रहा है, वो समझ गया हो। सही ठीक है रेहान भाई, लेकिन अब थोड़ा सा ना हमने सेशन वाइज चलना है। अभी मैं थोड़ा सा सेशन ये ले रहा हूँ कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करनी है और उसके बारे में आपने तज्जिया करना है ना। सही है, ठीक है। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मैंने शायद इस पर वीडियो भी हमने अपलोड की थी, और ये थी कि ICC की डेलीगेशन टीम जो पाकिस्तान में आई थी उसने सारा जो है वो तीनों ग्राउंडों का दौरा किया। पिछली वीडियो में भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन आज हम थोड़ा तफसील से बात करें तो उसने सिक्योरिटी के एतबार से तो कहा कि सही है भाई, ओके डन है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रेनोवेशन का काम है ना ये आप बताएं कि ये हो सकता है। अभी जब उन्होंने दौरा कर रहे थे तो वाकई कज़ाफ़ी स्टेडियम का अगर आप काम देखें या फिर नेशनल स्टेडियम का काम देखें तो लगता नहीं है कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि या तो ये दिसंबर के एंड हफ्ते तक या फिर जनवरी के शुरू हफ्ते तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? आपने कभी देखा है कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है या कोई जो है सदर आ रहा होता है तो रोड कैसे बन रहे होते हैं? सही है, वो रोड कैसे बनते हैं? पक्के रोड नहीं बनते, वो ऐसे बनते हैं टेम्पररी बनते हैं, जब बंदा आएगा और आके होके चले जाए। इसी तरीके से जो रेनोवेशन हो रही है ना ग्राउंड्स की वो भी ऐसी ही होनी है। यानी ये रहनी नहीं है। नेशनल स्टेडियम में जो छत लगाई गई थी ना वो छत ऐसी थी कि छक्का जाता था ना बॉल अंदर से निकल के चले जाता था उसके अंदर। हाँ, हमने मैच देखा है। क्यों जाता था? वो इसी वजह से जाता था कि वो पक्की छतें नहीं थी उन पर। ठीक है, एक नॉर्मल सा उन्होंने वो टेम्पल सा बना दिया था और वो 3-4 साल उससे निकाल दिया PCB ने। मतलब वो धूप
की वजह से धूप की वजह से शेड लगा दिया उन्होंने। हाँ मतलब ये अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये बोलते हैं कि बस काम चल जाए, अब पहले थूक से काम चले, हाँ। काम चल जाए, वक्त निकल जाए। सही है, सही है। और दूसरा ये था कि अभी ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, बहरहाल इसमें क्या सदाकत है, मुझसे ज़्यादा आप जो है वो इस पर नज़र रखते हैं, कि कुछ मैचेस पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। यार मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आईसीसी की जो टीम आई है, डेलीगेशन टीम, उसने सब ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेशर कहाँ से है आपको भी पता है, उसको इंडिया से प्रेशर है, ऐसा ही है। ठीक है। जब इंडिया जब तक ओके नहीं करेगा कुछ भी काम नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। कितने भी चीज़ें कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक इंडिया ओके नहीं करेगा ना तब तक एक मैच भी नहीं हो सकता। आप ज़्यादा मैच की बात करो, एक मैच भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इंडिया बोलेगा पूरा टूर्नामेंट करा दो, आईसीसी पूरा टूर्नामेंट करा दो, पूरा ठीक है। इंडिया बोलेगा हमारा मैच यहाँ से बाहर रखो, तो सारे मैच इंडिया के बाहर हो जाएंगे। इंडिया बोलेगा हमारा एक मैच पाकिस्तान में रखना, बाकी कहीं और रखना। मतलब इंडिया के फेवर से आईसीसी चलता है, आईसीसी के फेवर से इंडिया नहीं चलता। अच्छा रेहान भाई, दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो हमने पिछली वीडियोस में भी अपनी बात की थी कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को लेकर मीटिंग की गई थी। अच्छा, मीटिंग के मिनट्स जो मेरी नॉलेज तक ये है कि मिनट्स ये थे कि ऑनरशिप का कहा गया कि यार हमारी टीम बिल्कुल ही हार रही है, इसकी ऑनरशिप कौन लेगा। और दूसरा ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरा ये हुआ है कि खिलाड़ियों ने खुद ये एतराफ़ किया है कि हाँ मैं एका नहीं था, एतराफ़ किया है मीटिंग में बैठ के कि हमारा एका नहीं था। लेकिन खिलाड़ियों ने भी पीसीबी और कोचेस से ये सवाल किया है कि हमारे अंदर डर ये होता है। फॉर एग्जांपल अभी शाहीन शाह अफरीदी, चले शाहीन शाह अफरीदी तो अभी हुए ना, एक आपका मेन बॉलर था, वनडे में भी था, क्या नाम था उसका जो अभी बॉलिंग कर रहे थे, वसीम। आज जैसे वो थे हमारे वसीम जूनियर, वसीम जूनियर भी हमारे, अब उनका नेमुल बदल ढूंढा जा रहा है। तो खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे ऊपर तो ये प्रेशर होता है कि अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारा नेमुल, लेकिन पीसीबी ने कहा कि इसकी श्योरिटी हम आपको देंगे। लेकिन और ये भी पता चला है कि कोचेस और कुछ खिलाड़ियों का टोला बन के भी अलग अलग मीटिंग्स हुई। मैं आपको बताऊं, टीम में जो है ना 2 टोले चल रहे हैं इस वक्त जी, सही है। शाहीन शाह अफरीदी का टोला अलग है, ठीक है। बाबर आजम का टोला अलग है, रिजवान का टोला अलग है। नहीं रिजवान का टोला नहीं है, रिजवान दो थाली का जो है ना बैगन है, ठीक है। वो रिजवान जो है शाहीन शाह अफरीदी के तरफ भी है, और वो बाबर आजम कप्ताना भी करते रहते हैं, सही। तो वो दोनों तरफ है। मोहम्मद रिजवान जैसी पॉलिटिक्स हमारी टीम में कोई भी नहीं खेल सकता। आप नहीं जानते, आपको पता है इन्होंने कितनी बड़ी अभी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बनाई हुई है, जिसके मालिक ऑनर मोहम्मद रिजवान खुद थे और इंजाम उल हक थे, और एक तला रहमानी था इनके साथ भी चल रहा होता था। यानी ये सारे एडवर्टाइजमेंट ये कलेक्ट करते थे, फिर ये लड़कों में यूटिलाइज करते थे। याद है आपको 2023 के वर्ल्ड कप के लिए 7 लड़कों ने मना कर दिया था कि 7 लड़के ये 7 लड़के अगर नहीं हुए ना तो ये टीम नहीं जानी है वर्ल्ड कप में। आखिर तक में आखिरी दिन इन्होंने वर्ल्ड कप से, मतलब जब इनको टीम अनाउंस करनी थी उसके भी 3 से 4 दिन के बाद टीम इन्होंने अनाउंस की। क्यों अनाउंस करी? आप कर देते जब आपको आईसीसी पैनल आपको बोल रहा है कि आप भाई आपको 31 अक्टूबर का टाइम दिया या 30 अक्टूबर का टाइम दिया, तो इसमें आपको टीम अनाउंस करनी है, आप टीम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, किस वजह से? किसी का प्रेशर है ना आपको। आपको पता है आपकी एडवर्टाइजमेंट छिन जाएगी। अब पेप्सी तो नहीं है ना आपका एडवर्टाइजमेंट, अब तो पीटी से भी पेप्सी भी है, लेस भी है, तरह तरह के आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं। फिर आपको वो जो क्या कहते हैं कौन सी कंपनीज है, वो जो सट्टे वाली जो कंपनीज हैं जो जुआ लगाती है, बैटिंग कंपनीज इनको 1x bet वगैरह, अब तो वो भी आपके पास पीएसएल में हर टीम के ऊपर आपने लागू कर दिए। जिसमें रिजवान साहब ने 2 साल से खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद उनको याद आया, ओ मैंने तो ये बैटिंग वाली जो है ना एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई, अब मैं इसको स्टिकर लगा दूँ। मतलब ऐसे नन्हे मुन्ने हो जाते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिल रहा, जबकि उस कंपनी के मालिक ये खुद हैं। अच्छा रेहान भाई, बस इसके अब लास्ट सेशन की तरफ मैं आऊँगा कि थोड़ी क्रिटिक्स, एक बहुत बड़ा नाम है, पता नहीं बड़ा है या छोटा है, अरसलान नसीर साहब। यार मेरी नज़र में तो वो नाम ही नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा उनका बता दूं कि वो एक्टर कम यूट्यूबर ज़्यादा है। वो जानता है उनको? मेरे ख्याल में शायद तो कोई देखता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी ज़बान से बहुत बड़ी बातें की। हाँ, और वो की भी हमारे बहुत बड़े प्लेयर के लिए, सरफराज भाई। अच्छा उन्होंने कहा है कि भाई तू छोड़ देना अगर फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जा रही तो। अबे भाई ये वही फास्ट बॉलिंग है। मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि यही वो सरफराज है जो इन बच्चों को लेकर आया है, जो आज बटे मार रहे हैं।
इनके हाथ भी पूरे नहीं घूमते, इनके हाथ भी इनके हाथ भी भाई पूरे नहीं घूमते। जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो ना, इनके हाथ भी पूरे नहीं घूमते। वो शाहीन शाह अफरीदी, अगर 2019 के वर्ल्ड कप में ये सैफी भाई नहीं होते ना, तो ये शाहीन शाह अफरीदी जो है वो PSL का ही बॉलर है, PSL के बॉलर, और आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकते थे। नहीं करा सकते। तो मेरे भाई, किसी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में पहले अच्छी तरह जान लो, ये नहीं करो। मैं इनके वालिद का नाम नहीं लूंगा, ये बड़े ऊंची चीज के जो है ना औलाद हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये अभी ड्रामों में इन्होंने कदम रख लिया है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये जब पैदा हुए थे ना, तो सैफी भी तभी 1 आध साल का ही फर्क है सैफी की और इनकी एज में, बल्कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये 1 आध 2 साल बड़े हैं उससे। तो यानी ये जब मैट्रिक में थे ना, जी, तब सरफराज अहमद जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके हाथ में खड़ा हुआ था, और ये मेरे ख्याल से फेल होने का रिजल्ट लेके हाथ में खड़े होंगे। ऐसा ही है। तो भाईजान, जब ये इंटर में आए थे ना, तो सरफराज अहमद ने फाइनल के अंदर, फाइनल एशिया कप फाइनल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से, मैन ऑफ द मैच से वो एशिया कप जितवाया आपको। और सेकंड एशिया कप था जो पाकिस्तान जीता हिस्ट्री के अंदर। एक मोइन खान ने जितवाया था, एक मिसबाहुल हक ने जितवाया था। और जब इनको अकल और शऊर आ गए थे, और जब ये यूनिवर्सिटी जाने लग गए थे ना अरसलान नसीर साहब, तो तब सरफराज अहमद चैंपियन ट्रॉफी लेके खड़ा हुआ था। जो ये बोल रहे हैं ना कि मैं 40-50 रुपए में दिलवा दूंगा या 5000 रुपए में दिलवा दूंगा, जो ये चैंपियन ट्रॉफी की डी वैल्यू कर रहे हैं ना, ये जाहिल आदमी, उनको पता ही नहीं है चैंपियन ट्रॉफी की कौन सी क्या वैल्यू है। वनडे क्रिकेट में आप 92 के वर्ल्ड कप के बाद, इमरान खान के बाद अगर कोई ट्रॉफी लाया है ना, तो वो आपका सरफराज अहमद है। इनको ये बात पता होना चाहिए। ये गवार लोग हैं, इनको, ये कराची में असल में रहते हैं, कराची में, ये पोश एरिया में, तो इनका कसूर नहीं है। ये अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, बाल तो इनके सर पे है नहीं। बातें ये वो करते हैं जो बिल्कुल ना करने वाली हो, दूसरों पे मलामत करते हैं। अब एक बंदे से अगर आप इतना पर्सनल हो रहे हो, तो इतना पर्सनल नहीं हो भाई। वो अगर तोतला है, उसकी जबान खराब है, वो आपको पता है, वो हाफिज कुरान है, वो उसके दिल में कुरान बसता है यार। उसके दिल में अगर कुरान बसता है, तो उससे बड़ा कोई बंदा नहीं है मेरी नज़र में। और मेरे ख्याल में जिनके बारे में आप सर बोल रहे हैं ना, तो वो अगर उसने फास्ट बॉलिंग भी करा दी ना, तो वो उसका एटीट्यूड ना सैफी भाई की, मतलब वो पहुंच भी नहीं सकता। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये अरसलान नसीर साहब जो है ना, आज से पीछे नहीं लगे भाई। ये 2019 से, जब से बाबर आजम को कप्तानी दी गई है ना, तब से ये पीछे लगे हुए। पता नहीं कौन सा तासुब है इनको सरफराज अहमद से, कि इनको जीने ही नहीं देता। इनके मुंह के ऊपर तमाचा जब सरफराज अहमद ने मारा था, जब इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज लेवल कराई थी, जब इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया अपना, जब इन्होंने वीडियो नहीं बनाई उसके लिए, ठीक है, यानी आप नहीं आने ना, हाँ, लोग नहीं देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे। अच्छा, इनके आप पेज पे चले जाए तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा मिलेगी, पॉजिटिव मार्किंग कम मिलेगी, क्योंकि आप लाजमी सी बात है, कराची की शान, पाकिस्तान की शान के लिए आप बोलोगे, तो आपके लिए कौन अच्छे कमेंट्स करेगा और आपको अच्छी नज़र से कौन देखेगा? आपको, मेरे ख्याल से आपके घर वाले भी इज्जत की नज़र से नहीं देखते होंगे ऐसी वीडियो बनाने के बाद। ये तो बातें चलती रहेंगी। और आज के हमने जो सेशन बाय सेशन हमने बातें की, उससे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जो है वो न्यूज़ का पता चला होगा। और कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाली जो वीडियोस में आपको और जो है ना चीज़ों से आगाह करें। जब तक मुझे और रेहान को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।